हेलो, कैसे हैं स्टूडेंट। मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर की क्लास लेकर उपस्थित हूं और आपका थर्ड कंपलसरी जो पेपर है वह है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि पर्यवेक्षण के बारे में और पर्यवेक्षण की विशेषताओं के बारे में बताया और मैंने बताया कि पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। और आज आपको बताते हैं कि निरीक्षण और पर्यवेक्षण में क्या अंतर है। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक का नाम है निरीक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर। तो आप पर्यवेक्षण से तो भली भांति परिचित हैं। आज आपको थोड़ा निरीक्षण के बारे में बताते हैं कि निरीक्षण वास्तविक रूप में क्या है। अब देखा जाए तो निरीक्षण भी एक प्रकार से मॉडर्नाइज होके पर्यवेक्षण में तब्दील हो गया है, लेकिन निरीक्षण के जो कार्यक्षेत्र है वह कहीं ना कहीं पर्यवेक्षण की दृष्टिकोण से थोड़ा अलग है। तो उससे पहले निरीक्षण के बारे में हम आपको बताते हैं कि निरीक्षण है क्या। तो निरीक्षण से तात्पर्य क्या है। तो अब निरीक्षण के शब्द में आते हैं। निरीक्षण की दृष्टि से निरीक्षण का अर्थ होता है अवलोकन करना, यानी किसी चीज का निरीक्षण करना यानी देखना। इंस्पेक्शन यानी किसी चीज का इंस्पेक्शन करना, यानी किसी चीज का हम निरीक्षण करते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका संबंध शैक्षिक कार्यों से होता है, यानी शैक्षिक कार्यों के विषय में एक व्यक्ति कोई निरीक्षण का कार्य करता है तो उसको बोलते हैं शैक्षिक निरीक्षण। अब इंस्पेक्शन शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक ना एक प्रकार से ये सुपरविजन के अंतर्गत ही आता है। अब इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार इसकी परिभाषा जो है वह है निरीक्षण का अर्थ है विद्यालय के कार्यों को गहनतापूर्वक जांच करना। बात समझ रहे। निरीक्षण जो होता है वह गहनतापूर्वक अपने कार्यों को जांच के रूप में लेता है, गहनतापूर्वक जांच को संपादित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निरीक्षण का कार्य जो होता है वह एक प्रकार से शैक्षिक क्रियाओं की जांच करना है, यानी शैक्षिक क्रियाओं की जांच को करता है, जिसको बोलते हैं निरीक्षण। अब आते हैं कि निरीक्षण को वास्तविक रूप से हम निरीक्षण कहते क्यों हैं। तो निरीक्षण में इसलिए कहते हैं क्योंकि निरीक्षण जो होता है वह उसकी नियुक्ति इसलिए की जाती है विद्यालयों में कि सिर्फ कमियों को देखना। निरीक्षण का जो मेन काम है वह है कमियों को देखना। इसलिए निरीक्षण का जो स्कोप है, जो दायरा है, वो कहीं ना कहीं संकीर्ण रूप से है, यानी किसी चीज को देखने का जो प्रयास है, गहनता से जांच करने का प्रयास है, वो कहीं ना कहीं निरीक्षण के अंतर्गत आता है। यानी निरीक्षण माध्यम से किसी कार्य को जांच के रूप में देखना हमें इंस्पेक्शन कहलाता है। निरीक्षण की जो सोच होती है वो भी कहीं ना कहीं संकीर्ण होती है, नकारात्मक होती है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को निरीक्षण करने के लिए बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ही होता है वो, यानी उसको हम इसलिए नियुक्त करते हैं कि वह फला व्यक्तियों की कमियों को देखे। तो वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमियों को उजागर किया जाए। यानी निरीक्षण के अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार का वैमनस्य होता है कि हमें जिस कार्य के लिए लगाया गया है वो सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस पर आपका ध्यान नहीं देना है। उनका ध्यान है कि किस प्रकार इस व्यक्ति की कमियों को उजागर करें। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को ढूंढता है, और जब कमियों को ढूंढा जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे शिक्षा का विस्तार नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर कार्य करने वाले जो शिक्षक होते हैं वो आदर्श होते हैं, उनको आदर्श पदवी प्राप्त होती है। कर्मचारी भी अपने में कहीं ना कहीं आदर्श होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो निरीक्षण का पद है वह कहीं ना कहीं
नकारात्मक सोच वाला होता है। तो और मेन खासियत क्या है कि यही निरीक्षण आगे चलकर पर्यवेक्षण की भूमिका में आ गए, जो मॉडर्नाइज पर्यवेक्षण के रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं निरीक्षण से संबंधित कार्यों को किया जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि जो आपका निरीक्षण का संबंधित था वो आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब जब हम दोनों को क्लासीफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो अब आते हैं पॉइंट पे कि निरीक्षण और पर्यवेक्षण, इंस्पेक्शन और सुपरविजन में क्या अंतर है या किन किन कारणों से हम इन दोनों के बीच में अंतर को स्थापित करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दोनों के बीच में कि निरीक्षण और परीक्षण में क्या अंतर है। तो हमने शॉर्ट में लिखा था, मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं और आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं उसको आप नोट करते चलिए, मेरी बातों को सुनिए और अपनी कॉपी में उसको नोट करिए। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेते हैं, यह केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यानी कि निरीक्षण से हमें केवल तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है और यह घटना या तथ्यों का वर्णन अपने रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यानी कि निरीक्षण का कार्य है सिर्फ जानकारी को इकट्ठा करना, यानी घटना से संबंधित जो भी जानकारी है उनका निरीक्षण करना, उनसे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करना और उनके रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, यानी कि यह केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब आते हैं पर्यवेक्षण में। तो पर्यवेक्षण से हमें केवल तथ्य की जानकारी ही नहीं प्राप्त होती है, वह तथ्य की जानकारी प्राप्त करता है, साथ ही वह क्रिया क्यों संपादित हुई है इस बारे में ध्यान देता है और उसके बारे में सुझाव भी प्रस्तुत करता है पर्यवेक्षण। ठीक है दोनों में अंतर, यानी ये सिर्फ केवल रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, ये रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के साथ साथ उसमें अपने सुझाव को भी रखता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, निरीक्षण शब्द संकीर्ण है। तो आते हैं इस बात पे, निरीक्षण शब्द संकीर्ण है। निरीक्षण शब्द संकीर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति का जो हम कहते हैं कि हमने निरीक्षण करा रहे हैं तो लगता है उसके हम जैसे जासूसी करा रहे हैं, हाँ समझ रहे। तो अपने में एक संकीर्ण सा शब्द लगता है। तो निरीक्षण शब्द अपने में एक संकीर्ण रूप प्रस्तुत करता है जो कहीं न कहीं भय और आशंका का माहौल क्रिएट करता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ होता है सूचनाओं को प्राप्त करना। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि हमने निरीक्षण कानून में निरीक्षण नियुक्त कर रखा है, तो कहीं ना कहीं जब उस व्यक्ति के कानों में बात पड़ती है तो कहीं ना कहीं शंका का माहौल इकट्ठा हो जाता है और उसका कार्य है सिर्फ सूचनाओं को एकत्रित करना। उसका उद्देश्य क्या है निरीक्षण का? सूचनाओं को एकत्रित करना। अब आते हैं, यह शब्द व्यापक है। जब हम कहते हैं हम सुपरविजन कर रहे हैं तो आप इसको सुपरविजन कर रहे हैं, अच्छा तो मतलब एक सुपरविजन यानी दिव्य दृष्टि रखना। लेकिन सुपरविजन को हम लोग पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं। पॉजिटिव दृष्टि से इसलिए देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसके द्वारा हमें भी लाभ प्राप्त होता है। यानी जिस चीज़ या जिस संस्था का सुपरविज़न करता है कहीं ना कहीं उस संस्था को सुपरविज़न के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यह शब्द व्यापक रूप में समझ में आता है और साथ ही इस बात पर ध्यान देता है कि पर्यवेक्षण कहीं ना कहीं सहानुभूति और सहयोग की भावना रखता है और जिसका काम है हर चीज़ को देखना, तथ्यों को इकट्ठा करना और उन्हें निर्देशित करना। पर्यवेक्षण आपको हमेशा निर्देशित करता है अच्छे कार्यों के लिए। यानी कोई कार्य आपसे गलत हो गया है तो उसको सुधारात्मक तथ्य को प्रस्तुत करने के बाद आपको निर्देशित करने का काम भी पर्यवेक्षण करता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का सुधारात्मक परिवर्तन
पर्यवेक्षण के माध्यम से होता है। इस बात को नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है। तीसरा है, यह कर्मचारी आदि की आलोचना करता है। निरीक्षण का उद्देश्य आलोचना करना, यानी किसी भी काम को देखना और उसके बारे में उसे आलोचना की तरह से बताना, आप ये काम गलत कर रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपके काम करने का तरीका गलत है। पर आपको ये नहीं बताएगा कि तरीका गलत है तो क्यों गलत है और सही तरीका क्या है। तो इसका काम है सिर्फ कर्मचारियों की आलोचना करना, और आलोचना के माध्यम से कहीं ना कहीं यह प्रशासन और प्रबंधन का हितैषी बनना चाहता है, लेकिन वह हितैषी का काम नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं आलोचना के माध्यम से वह हितैषी बनने का कार्य करता है। अब आते हैं, यह शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। यानी पर्यवेक्षण का कार्य है अध्यापकों के शिक्षण स्तर को देखकर आलोचना के साथ साथ उसमें सुधारात्मक परिवर्तन लाना, जिससे कि शिक्षण कार्य में उन्नति होती है, शिक्षा में विकास होता है। यानी शिक्षकों की शिक्षा के स्तर को ध्यान से देखता है, उनके समस्याओं को आलोचनात्मक रूप में कहता है और साथ में उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाने की कहता है। तो कहीं ना कहीं पर्यवेक्षण जो है शिक्षण कार्य में गुणात्मक परिवर्तन का कार्य करता है। नेक्स्ट है, यह आदेश देता है। जब निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को हम जब लगाते हैं तो वह हमेशा आदेश की मुद्रा में रहता है, यानी हर कार्य को निर्देशित करना चाहता है। यानी उसकी जो रूपरेखा है वह व्यक्ति अपने आप को एक अधिकारी की तरह ट्रीट करता है और अधिकारी की तरह आदेश प्रस्तुत करता है, और उसमें कहीं ना कहीं स्वामित्व का गुण पाया जाता है। यानी अपने आप को मालिक की तरह वो स्वामित्व की तरह मानता है और कहीं ना कहीं आदेश प्रस्तुत करने का कार्य निरीक्षण करता है। अब आते हैं पर्यवेक्षण में। पर्यवेक्षण के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अनुभव रहता है। यह अधिकारी नहीं बल्कि परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह हर चीज़ का अवलोकन करता है, अवलोकन करने के बाद अपने सुझावों को प्रस्तुत करता है। यानी एक प्रकार से परामर्श देता है कर्मचारियों को, शिक्षकों को, काम के प्रति, शिक्षा के प्रति, वहाँ के वातावरण के प्रति। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का परामर्शदाता होता है पर्यवेक्षण। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यह सामान्य सिद्धांतों को स्वीकार करता है। अब सामान्य सिद्धांत क्या है? सामान्य सिद्धांत से तात्पर्य है कि निरीक्षक जो सामान्य सिद्धांत होते हैं या जो चलायमान होते हैं, यह उन्हीं सिद्धांतों पर कार्यों को करता है। यानी अगर इसका काम है कि वातावरण में अगर खेल कूद का मैदान तैयार किया गया है तो इसमें समय पर खेल कूद होना चाहिए या इस समय पर खेल कूद नहीं होना चाहिए, तो एक इसका सिद्धांत बन जाता है। या कोई प्रयोगशाला में कोई कार्य हो रहा है, इस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये उसी सिद्धांत पर कार्य को संपादित करने का कार्य निरीक्षण करता है और ये देखता है कि उस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी, शिक्षणगण और छात्र कार्य को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस बात पे ये विशेष ध्यान देता है। लेकिन जो पर्यवेक्षण होता है वह कहीं ना कहीं अनुसंधान से संबंधित होता है, वो अच्छा परामर्शदाता होता है, इसलिए वह परिणामों को भी स्वीकार करता है। वह यह देखता है कि छात्रों में किन्हीं कारणों से कुछ कार्यों को अलग ढंग से करने में उनमें उत्तरोत्तर परिणाम प्राप्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सिद्धांतों में परिवर्तन भी लाता है। अगर वो चाहता है कि 1 घंटे के बजाय अगर 2 घंटे हम क्लास में वो खेल कूद में अगर पीरियड करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में खेल कूद के प्रति रुझान बढ़ता है और उसमें शिक्षण का स्तर भी बढ़ता है। तो क्यों ना हम परिणाम, जब उसको देखता है कि परिणाम अलग ढंग से निकल के आ रहे हैं, तो परिणाम के आधार पर वो जो सिद्धांत होते हैं उसमें भी परिवर्तन लाने का कार्य पर्यवेक्षक करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह परिणामों को भी स्वीकार करता है, यानी सिद्धांत के साथ साथ यह देखने की कोशिश करता है कि इनके परिणाम निम्नवत प्राप्त हुए हैं। यानी अगर परिणाम सही प्राप्त हुए हैं तो उसमें भी हम
फेरबदल कर सकते हैं। यानी सिद्धांत तभी लागू होते हैं जब उनके सही परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी परिणामों के आधार पर सिद्धांतों को कसौटी पर कसा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यह तानाशाह के रूप में कमियां ढूंढता है। अब मैंने आपसे पहले बताया कि जो निरीक्षक होता है वो अपने आप को अधिकारी समझता है, हमको किसी काम के लिए पर्टिकुलर लगाया गया। देखिए, जब हम किसी काम को लगाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो अपने आप को सिद्ध करने के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य को करता है। और जब उसका पद निरीक्षण का हो, तो हम जब कहते हैं भाई आपकी जांच के लिए आपको लगाया गया, तो वहाँ जांच ना होते हुए भी अपनी खुराफात के द्वारा वो जांच करने की प्रवृत्ति को रखता है। यानी कि वह तानाशाह के रूप में कार्य करता है, हर बात पे आदेश देता है, हर बात पे किसी को निर्देशित करेगा। यानी उसका जो तरीका होगा वह कहीं ना कहीं निरंकुशवादी होगा। और निरंकुशता जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि तानाशाह की प्रवृत्ति कायम हो जाती है। तो जो निरीक्षक की भूमिका होती है वास्तव में संकीर्ण प्रकार से तानाशाह की भूमिका होती है। आगे समझ में आपको। नेक्स्ट आपका है, यह मित्रवत कार्य करता है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत व्यक्ति सुझाव देता है, यह शिक्षा को नए ढंग से देने का कार्य करता है, मित्रवत कार्य संपादन करता है और लोकतांत्रिक रूप से लोगों को प्रेरित करता है। यानी जो पर्यवेक्षक होता है वह कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान रखता है कि हमको जिस लिए नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षण का नियुक्तिकरण का मतलब होता है सुधारात्मक परिवर्तन। वो ये समझता है कि हम किसी कार्य को आदेश ना देकर अगर इसको हम सुधारात्मक तरह से कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पद और हमारी गरिमा को बनाए रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्यवेक्षण होता है वो मित्र की बात इसलिए कार्य करता है कि जब हम मित्रवत रूप से किसी से बात करेंगे, उसकी कमियों को आलोचना करेंगे, तो उसको उस बात को मतलब खराब भी नहीं लगेगा कि हम उसकी बातों को आलोचना कर रहे हैं। वो मित्रवत जब हम बात करेंगे तो उन कमियों को स्वीकार करेगा और पुनः भविष्य में ना करने की बात को भी रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पर्यवेक्षण की जो स्थिति होती है वो मित्रवत होती है, भाईचारे की स्थिति होती है और समस्या को देखते हुए उन समस्या से ग्रसित लोगों को उनके बारे में सूचना देता है और सूचना देने के बाद उपचारात्मक कार्य को करता है। यानी उपचारात्मक परिवर्तन करता है, उन समस्याओं का समाधान करता है और समाधान के बाद उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है, जो एक सहयोग की भावना से होती है। नेक्स्ट आएंगे, व्यक्ति का दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। तो निरीक्षण के अंतर्गत जो व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है वह नकारात्मक होता है। यह केवल औपचारिकता निभाने के लिए कार्य करता है। यानी व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है, निरीक्षण का मतलब होता है वो समझता है कि हमको सिर्फ कमियां ही निकालने के लिए मेरी नियुक्ति हुई है। तो निरीक्षण का जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं अपने में नकारात्मक सोच को लिए होता है। यानी जितनी हम कमियां निकालेंगे शैक्षिक प्रबंधन या प्रबंधक या प्रशासक हमको उतना ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, यानी मेरे कार्यों को उतना ही अच्छे ढंग से लेगा। यानी व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वह कहीं ना कोई नकारात्मक होता है और औपचारिकता निभाने के लिए अपने कार्यों को ये करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएंगे सुपरविजन में। इसका काम जो होता है सकारात्मक सलाह देने वाला होता है। यानी पर्यवेक्षण के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। जब किसी को हम सुपरविजन नियुक्त करते हैं तो वह अपनी तरफ से प्रयास करता है कि इस कार्य को और भी अच्छे ढंग से किया जा सकता है। यह हमेशा ध्यान रखिए, जब हम किसी को सुपरविजन में रखते हैं तो उसके दिमाग में इस बात की चीज़ें होती हैं, अगर हम निगेटिव रूप में लेंगे कि किसी कार्य को देखकर और अच्छे से करना, लेकिन वो व्यक्ति समझता है कि यह नकारात्मक है, यानी मेरे कामों की आलोचना कर रहा है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक उस कार्य को और अच्छे ढंग से करने के लिए और अच्छी इम्प्लीमेंट की बात करता है या अपनी बात को रखता है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण के अंतर्गत जो व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है वह सकारात्मक होता है, औपचारिक रूप में एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है और विद्यालय एवं शिक्षकों की
उन्नति के लिए सहायता करता है। यानी जब किसी में सुधार लाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गुणात्मक परिवर्तन आता है, और गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ उसमें एक प्रकार का ऐसा परिवर्तन आता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि इन अंतरों के माध्यम से कहीं ना कहीं पर्यवेक्षण की भूमिका ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, क्योंकि निरीक्षण है जो तथ्यों की जानकारी देता है, आशंका और भय से ग्रसित होता है, लेकिन पर्यवेक्षण तथ्यों की जानकारी के साथ साथ उसका विश्लेषण करता है, उसकी रिपोर्ट करता है और साथ में अपने सुझावों को भी रखता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों अंतरों से हमें यह प्राप्त होता है कि सुपरविज़न का जो एरिया है या दायरा है वो कहीं ना कहीं व्यापकता के रूप में है, और एक अच्छे कार्यों के लिए हमें कहीं ना कहीं पर्यवेक्षण जो है वह पुनर्बलित करता है। किसी कार्य के लिए पुनर्बलन हमें देने का प्रयास सुपरविज़न करता है। सुपरविज़न सहयोग, सहायता और सहानुभूति का प्रकटीकरण है, जिससे कि अध्यापक और शिक्षणकार अन्य कार्यों में कहीं न कहीं सुधारात्मक परिवर्तन होता है। अतः विद्यालय संबंधी जो भी कार्य हैं उनको प्रभावशाली बनाने के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता नितांत है। तो आज की क्लास से आपने ये समझा होगा कि निरीक्षण और पर्यवेक्षण में मेन अंतर क्या है। कभी कभी हम लोग क्या समझते हैं कि निरीक्षण और पर्यवेक्षण को एक ही चीज़ हम समझ लेते हैं, लेकिन उनके गुणों के आधार पर, उनके क्रियाकलाप के आधार पर कहीं ना कहीं उनमें अंतर पाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि निरीक्षण की अपेक्षा जो सुपरविज़न है, जो पर्यवेक्षण है, उसका कार्य ज़्यादा सुदृढ़ है बजाय कि निरीक्षण के। तो इससे कहीं ना कहीं पर्यवेक्षण की भूमिका ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा सही है। तो आपको इस अंतर के माध्यम से हमने जो बताने का प्रयास किया, हम आशा करते हैं कि आज आप संतुष्ट हुए होंगे निरीक्षण और पर्यवेक्षण के अंतर को स्पष्ट करने में। और कभी कभी क्वेश्चन इस ढंग से आता है, आप नोट कर लीजिए कि निरीक्षण से आप क्या समझते हैं, निरीक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। एक ये आ सकता क्वेश्चन। एक आ सकता है कि निरीक्षण के तुलना में पर्यवेक्षण की क्या भूमिका है, निरीक्षण की तुलना में पर्यवेक्षण की क्या भूमिका है। तो प्रश्न का आंसर लगभग एक ही होगा दोनों प्रश्न का, जो मैंने पहले पूछा और ये दूसरा पूछा। लेकिन आपको इस बात में ध्यान देना है कि सबसे पहले निरीक्षण की क्या भूमिका है पर्यवेक्षण की तुलना में, या पर्यवेक्षण की क्या भूमिका है निरीक्षण की तुलना में। तो जब जिसकी तुलना में पूछे उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, दो परिभाषा देंगे और उसके बाद दोनों में आप तुलनात्मक अध्ययन को रखेंगे, जिससे कि दोनों चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आगे समझ में? तो आज क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास लेके मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।